यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से मैंने, कैसे बनाया आशियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of Comteria of the PGG Sociology and GIC प्रवक्ता, we will discuss about समुदाय, community. Now before wasting the time, we will start the lecture. Social groups. समाज शास्त्र मेनली समूह के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और यही दृष्टिकोण है। इसी कारण से कोई भी समाज संपूर्ण रूप में व्यक्ति के समक्ष नहीं आता है, वो तो किसी छोटे बड़े समूह के रूप में हमारे सामने आता रहता है। जैसे कि मान लें कि जन्म के बाद एक बच्चा परिवार को ही समाज मान लेता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसके संपर्क की सीमाएं बढ़ती जाती हैं और उसका समूह भी बड़ा होने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे व्यवहारों पर उस समूह की छाप होती है, हम जिसके संपर्क में बराबर रहते हैं। हैरी एम जॉनसन कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। परिवार की तरह बच्चों का मित्र मंडली, हमजोली समूह, पीर ग्रुप, इसी प्रकार का अपना समाजशास्त्री महत्व रखता है। ऐसे ही समूहों से बच्चे स्वयं नियम बनाते हैं, उनका पालन करते हैं और अगर देखें तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अन्य बच्चे भी उन नियमों का पालन करें। ऐसे प्रकार से कि बच्चे अनेक बातों की शिक्षा अपने समूह में ही पा जाते हैं। समाजशास्त्र में हम व्यक्ति का अध्ययन समूह के संदर्भ के रूप में भी करते हैं। कोई भी व्यक्ति मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है या समाजशास्त्र का नहीं। इस प्रकार से हम सोचते हैं कि क्या व्यक्ति मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय होगा या समाजशास्त्र का। दोनों ही चीज़ का विषय हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस पर चर्चा परिचर्चाएँ चलती रहेंगी। डेफिनीशन ऑफ द ग्रुप्स, समूह की क्या विशेष परिभाषा है। बोगार्डस कहते हैं एक सामाजिक समूह का अर्थ है हम व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से लगा सकते हैं जो समान स्वार्थ वाले होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समान स्वार्थ वाले होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जो समान उत्तरदायित्व रखते हैं और समान क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, ये एक समूह कहलाता है, सामाजिक समूह। मैकाइवर पेज कहते हैं कि इस समूह से ऐसा तात्पर्य होता है कि व्यक्तियों का ऐसा संग्रह जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करे। ये भी एक सामाजिक समूह की बहुत अच्छी परिभाषा हो सकती है। बुलेट कहते हैं कि एक सामाजिक समूह मनुष्यों के उस निश्चित समुदाय हैं जो कि अंतर संबंधित भूमिकाओं को अदा करते हैं और अपने या दूसरों के द्वारा अंतःक्रिया की इकाई के रूप में स्वीकृत होते हैं। समूह व्यक्तियों के संग्रह या श्रेणियां होती हैं जिसमें सदस्यता और अंतःक्रिया की चेतना होती है। ऐसा कहा था हार्टन और हंट ने। ग्रीन कहते हैं कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी है, जिसके एक या अधिक समान निहित व क्रियाएं हैं और जो संगठित है। एंड्री और मैरिल कहते हैं यहीं पे, एंड्री जो मैरिल की सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता है और जो एक सामान्य कार्य या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते रहते हैं। साथ ही साथ आगबर्न और निमकाफ कहते हैं जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। वहीं पर टर्नर और फिलियन कहते हैं कि समूह में सदा व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, इनमें अंतःक्रिया होती रहती है और जिनकी अंतःक्रिया इस भावना से होती है कि मिलकर एक इकाई का निर्माण कर सके और वो प्रभावित होती रहती है। माइकल एस आर्मस्टेड कहते हैं कि समूह ऐसे व्यक्तियों का योग है जो परस्पर संपर्क रखते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और किसी महत्वपूर्ण सामान्य के बारे में चेतन है। बेनेट और ट्यूमिन ने कहा है कि समूह ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो सामान्य लक्ष्यों की दिशा में सहमत साधनों का प्रयोग करते हुए निरंतर एवं परिभाषी अंतःक्रिया करते रहते हैं।
नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। समूह के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। ऐसा आवश्यक नहीं कि समूह के सदस्यों में शारीरिक निकटता ही हो, लेकिन उसके मध्य अंतःक्रिया का होना आवश्यक होता है। इसी अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों का जन्म होता है। और दूसरा बिंदु अगर चर्चा करें कैरेक्टरिस्टिक में, तो ग्रुप हैज़ इट्स ओन सोशल स्ट्रक्चर। अपनी इनकी सामाजिक संरचनाएं होती हैं। हर समूह की एक सामाजिक संरचना होती है। फीचर ने कहा है कि प्रत्येक समूह की अपनी सामाजिक संरचना है और उस संरचना में व्यक्तियों की परिस्थिति निर्धारित है। हर समूह में आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। हर सदस्य को समूह में अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका निभानी पड़ती है। तीसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ग्रुप हैज़ फंक्शनल डिवीजन ऑफ वर्क। समूह में संगठन बनाए रखने के लिए हर सदस्य विविध कार्य करता है। जैसे कि शिक्षण संस्था में प्रत्येक शिक्षक अलग अलग विषय को पढ़ाता है और ज्ञान देने के लक्ष्य को पूरा करता है। प्रधानाचार्य भी अपनी भूमिका निभाते हैं और लिपिक वर्ग के सदस्य उनके लिए निर्धारित कार्यों को भी निष्पादित करते हैं। इसी प्रकार से चौथी विशेषता है ग्रुप हैज़ इट्स जनरल इंटरेस्ट्स। समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना होती है। सामान्य स्वार्थ होता है, ऐसे भावना होती है। तो मनुष्य समूह का सदस्य इसलिए बनता है क्योंकि उसके माध्यम से कुछ स्वार्थों की पूर्ति होती है और सभी सदस्यों के स्वार्थ समान होते हैं, इसलिए उनकी भावनाएं भी एक होती है। अगर सदस्यों के स्वार्थ या हित असमान होंगे तो ऐसी दशा में न संबंधों में दृढ़ता रहेगी और न ही समूह में संगठन हो पाएगा। पांचवी विशेषता की बात करें तो हम चर्चा कर सकते हैं कि मेंबरशिप ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप इज़ वॉलंटरी। समूह विशेष की सदस्यता ऐच्छिक होती है। परिवार जैसे समूह को छोड़कर अन्य सभी समूहों की सदस्यताएं ऐच्छिक होती हैं। ये व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि और लक्ष्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है किस समूह का सदस्य बन जाएगा। इसलिए मनुष्य अपने जीवन काल में अनेक समूहों के संपर्क में आता है। नाउ द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रुप हैज़ इज एंटिटी। समूह की अपनी सत्ता होती है। समूह का आधार सामूहिक व्यवहार है। सामूहिक व्यवहार के अभाव में समूह का अस्तित्व संभव नहीं है। व्यक्ति समूह के साथ अपने अस्तित्व को बहुत गौण मानता है और समूह पर उसे पूरा विश्वास और श्रद्धा होती है। वो समूह के नियम तोड़ने से डरता है और भावना समूह के अस्तित्व की रक्षा करती है। भावना क्या होती है? ऐसी ही भावना समूह के अस्तित्व की रक्षा करती है और इसके साथ ही साथ समूह के स्थायित्व और संगठन भी इससे प्राप्त होता है। सातवीं जो गुण है, विशेषता है, वो है सामाजिक मानदंड समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोशल नॉर्म्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रुप। समूह अपने अस्तित्व के लिए कुछ मानदंडों या आदर्श नियमों की स्थापना करता है। इसके द्वारा वो अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है और इन्हीं मानदंडों के कारण सदस्यों के व्यवहार में एकरूपता रहती है और यह आवश्यक नहीं कि सभी समूहों के सामान्य मानदंड हो, ये सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होती हैं। नाउ द एट्थ कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रुप इज अ कंक्रीट ऑर्गेनाइजेशन। समूह एक मूर्त संगठन है। सामाजिक समूह समान उद्देश्यों और लक्ष्यों वाले व्यक्तियों का संकलन है। क्योंकि वो व्यक्तियों का संकलन है इसलिए मूर्त होता है। समूह की विशेषताओं की चर्चा अगर करें तो मर्टन ने लिखा है कि किसी सामाजिक समूह में अन्य तत्वों के अतिरिक्त ये भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं अपने समूह का सदस्य समझे और उसके प्रति हम की भावना दर्शाए। और ये भी आवश्यक है कि एक समूह के सभी सदस्य और दूसरे समूह के सभी सदस्य माने कि अमुक व्यक्ति अमुक समूह का सदस्य है। अब हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स पे। हमने समाज के चारों ओर ध्यान देते हैं तो हमें ये ज्ञान होता है कि सभी समूह एक जैसे नहीं है। सब में पारस्परिक भिन्नता देखने को मिलती है। कोई छोटा समूह है तो कोई बड़ा है, बहुत ऐच्छिक समूह है, कोई अनिवार्य समूह है। तो ऐसे समूह की प्रकृति और कार्य को समझने के लिए कुछ आधारों पर विभक्त करते हैं। तो समाजशास्त्र में समूह के अनेक प्रकारों की चर्चा की जाती है। इस प्रकार से लेस्टर वार्ड के हिसाब से कि जितने भी समूह देखे जा सकते हैं उन्हें दो प्रकार से विभक्त करते हैं: ऐच्छिक समूह वॉलंटरी ग्रुप्स और अनिवार्य समूह नॉन वॉलंटरी ग्रुप्स। मैकाइवर और पेज की बात करें तो संरचना के आधार पर समूह के तीन प्रकार की चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय समूह है, अनिश्चित संगठन वाले और हितों के प्रति चेतन समूह जिनका एक निश्चित संगठन और संरचना होती है। जैसे राज्य है, परिवार है, विभिन्न प्रकार की यूनियन है, सब क्षेत्रीय समूह।
अनिश्चित संगठन वाले समूह और हितों के प्रति चेतन समूह। तो ये 3 चीज़ की चर्चा मैकीवर पेज ने की। मिलर ने उदग्र क्षैतिज समूहों की चर्चा की है। उदग्र और क्षैतिज समूह आर्थिक असमानता, असमान प्रतिष्ठा आदि के आधार पर लोगों में विभिन्नता पाई जाती हैं और इसका स्पष्ट उदाहरण वर्ग और जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है कि दूसरी ओर कुछ भी ऐसे समूह देखे जाते हैं जिनमें लगभग समान हैसियत और पेशे वाले लोग डिफरेंट समूह में विभक्त होते हैं। बिरस्टेट कहते हैं, बिरस्टेट एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण इन्होंने दिया है कि 3 तत्वों की चर्चा करते हैं कि कॉन्शसनेस ऑफ काइंड्स प्रकार की चेतना, सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन। तो 3 प्रकार के इन्होंने बिरस्टेट ने कहा है कि समाज के तत्वों की चर्चा समूह के पहला है प्रकार की चेतना, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया और तीसरा सामाजिक संगठन। द कॉन्शसनेस ऑफ काइंड, सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं 3 तत्वों के आधार पर 4 प्रकार के समूह हैं इनको बनाया था बिरस्टेट ने। स्टैटिस्टिकल ग्रुप सांख्यिकी समूह, सोसाइटल ग्रुप सोसाइटल समूह और सोशल ग्रुप सामाजिक समूह। नाउ द एसोसिएशनल ग्रुप समिति मूलक समूह। इसके बाद जर्मन समाजशास्त्री हैं सीमेल, इन्होंने आकार को समूह के वर्गीकरण का आधार माना। आकार, साइज, क्योंकि व्यक्ति अपनी समाजगत स्थितियों सहित समाजशास्त्र को मूलभूत इकाई है, इसलिए सीमेल ने सदस्यता के आधार पर समूह के 3 प्रकार बताए। एकक समूह मोनैड, द्वैत समूह डायड एंड त्रैत समूह ट्रायड। ड्वाइट सैंडरसन ने संरचना के आधार पर समूहों को 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें है इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एंड डेलीगेट। अनैच्छिक समूह नातेदारी पर आधारित है, जैसे कि परिवार। मनुष्य अपनी इच्छा से अपने परिवार का चयन नहीं करता है, उसका तो इसमें जन्म होता है। और दूसरा है ऐच्छिक समूह, वो होता है कि जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा से शामिल होता है, अपनी इच्छा से इसका सदस्य बनता है और अपनी इच्छा से वह इससे अलग हो सकता है। तीसरा जो होता है प्रतिनिधि समूह, जैसे मनुष्य कुछ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में, भले ही लोगों ने उसे स्वयं निर्वाचित किया हो या किसी सत्ता द्वारा नामांकन हुआ हो, शामिल हो जाता है। और संसद एक प्रतिनिधि समूह, संसद एक तरह का प्रतिनिधि समूह। टॉनिस कहते हैं कि समूहों ने सदस्यों को समुदायों और समितियों में वर्गीकृत किया है। टॉनिस ने कम्युनिटीज़ एंड एसोसिएशंस में वर्गीकृत कर दिया है इसको। इसी प्रकार से गेमिनसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट इस चीज़ को कहते हैं, गेमिनसॉफ्ट एंड गैसलसॉफ्ट, जो कि समुदाय और समितियों में है। तो गेमिनसॉफ्ट समुदाय प्राथमिक समूह की भांति और गैसलसॉफ्ट समिति द्वितीयक समूह के समान है। एफ.एच. गिडिंस ने समूहों को जेनेटिक और इकट्ठे कॉन्ग्रीगेट में वर्गीकृत किया है। जॉर्ज हासन ने समूह का वर्गीकरण दूसरे समूह के साथ उनके संबंधों के आधार पर किया है और उसने असामाजिक और आभासी सामाजिक और समाज विरोधी और समाज समर्थक समूहों का उल्लेख किया है। वहीं पर चार्ल्स ए. एलवुड ने समूह को ऐच्छिक अनैच्छिक और दूसरा संस्थागत अनसंस्थागत और तीसरी तरीके से अस्थायी और स्थायी समूहों में विभेदित किया है। लियोपोल्ड ने समूहों को भीड़ में, समूहों में और अमूर्त संग्रहों में 3 तरह से बांटा है: भीड़, ग्रुप और अमूर्त संग्रह, क्राउड्स, ग्रुप्स एंड एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव्स। पार्क्स और बर्गेस ने समूह को प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों में 2 तरह से विभाजित किया है। गिलिन और गिलिन ने खून का रिश्ता और शारीरिक विशेषताएं, अब भौतिक सामीप्य और चौथा सांस्कृतिक रूप से व्युत्पन्न हितों के आधार पर ये 4 तरह से समूहों को बांटा है। गिलिन ने खून का रिश्ता, शारीरिक विशेषताएं, भौतिक सामीप्य और सांस्कृतिक रूप से व्युत्पन्न हितों के आधार पर। समनर ने समूहों को अंतः समूह और बाह्य समूह वर्गीकृत किया है 2 तरह के। समनर में जो वर्गीकरण किया है उसकी चर्चा करते हैं इन ग्रुप, अंतः समूह। ऐसे समूह के साथ कोई व्यक्ति पूर्ण एकात्मक और तादात्मक स्थापित करता है, उसे उनका अंतः समूह कहा जाता है। और अंतः समूह के सदस्यों के मध्य अपनत्व की भावना होती है। वे अंतः समूह के सुख को अपना सुख और दुख अपना दुख मानते हैं और समूह का अस्तित्व सदस्य स्वयं का अस्तित्व मान लेता है। समूह में हम की भावना पाई जाती है। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से भावात्मक संबंधों द्वारा बंधा होता है। प्रेम, स्नेह, त्याग और सहानुभूति का भाव स्पष्ट रूप से सदस्यों के मस्त दृष्टिगोचर होता है। किसमें? इन ग्रुप में। इन ग्रुप
अंतः समूह में अधिकांश व्यक्तियों के लिए परिवार अंतः समूह का एक चिर परिचित उदाहरण होगा। जैसे अपना गांव, जाति, धार्मिक संप्रदाय, राष्ट्र, ये अंतः समूह के उदाहरण हैं। और हर व्यक्ति का राष्ट्र उसका अंतः समूह है। वो अपने देश की प्रशंसा उसकी प्रगति से प्रारंभ करता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो देश की अवनति या बुराई से उसे दुख होता है। और इसी प्रकार पड़ोस या जिस शिक्षण संस्था का वो सदस्य है वो व्यक्ति अंतः समूह होता है। वह उस समूह से विशेष लगाव और स्नेह रखता है और ठीक वैसा ही कार्य करता है जैसा कि समूह की इच्छा होती है। और अंतः समूह सदस्यों की दृष्टि से उसका अपना समूह होता है। उसके साथ सदस्य अपना तादात्म्य स्थापित करते हैं। और एक समूह के सदस्यों के लिए जो अंतः समूह होता है दूसरे समूह के सदस्यों के लिए वही बाह्य समूह हो जाता है। और इस प्रकार से अंतः समूह प्राथमिक हो सकते हैं, द्वितीयक भी हो सकते हैं, वे स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। तो समनर ने जो दूसरा समूह की बात की थी वो था आउट ग्रुप, बाह्य समूह। कोई भी व्यक्ति बाह्य समूह का उल्लेख अपने अंतः समूह के संदर्भ में करता है। बाह्य समूहों से अभिप्राय है कि जिसमें प्रत्यक्ष, अनौपचारिक, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। बाह्य समूह के लिए वे या अन्य जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। बाह्य समूह जो गुण पाए जाते हैं अंतः समूह विपरीत होते हैं। इसमें इस तरह की भावना होती है कि व्यक्ति इसमें दूसरों का समूह समझता है और बाह्य समूह के प्रति सहयोग, सहानुभूति, स्नेह आदि का सर्वथा अभाव होता है। और उसके स्थान पर बाह्य समूह के प्रति दूरी या अलगाव और खिन्नता और घृणा, प्रतिस्पर्धा और पक्षपातपूर्ण भावना भी रहती है। यह भावना यदा कदा शत्रुता या वैर के रूप में भी हो सकती है बाह्य समूह में। और अगर हम देखें तो हम पड़ोस के सदस्य के लिए और पड़ोस बहुत भ्रष्ट और गंदा है, वहाँ के रहने वाले जानवर से भी गए गुजरे हैं। और इसमें वो समूह एक बाह्य समूह है। जो वो है वो एक बाह्य समूह को प्रदर्शित करता है। शत्रु सेना और विदेशी समूह, प्रतिस्पर्धा करने वाले समूह, ये सभी बाह्य समूह के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण समनर के समूहों का वर्गीकरण पढ़ा। गिलिन के, पार्क बर्गेस के, लियोपाल्ड के, चार्ल्स ए एल्विट के, एफ.एच. गिडिंस के, टानिज के, ड्वाइट सैंडरसन के, जर्मन समाजशास्त्री सीमेल के, और उसके साथ ही साथ हमने लेस्टर वार्ड, मैकीवर पेज, मिलर, बेरस्टेड, और उसके बाद हमने चर्चा की थी कि सामाजिक समूह की समान विशेषताओं में ग्रुप इज़ अ कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप हैज़ इट्स ओन सोशल स्ट्रक्चर, ग्रुप हैज़ फंक्शनल डिवीजन ऑफ वर्क, group has its general interests, membership of particular group is voluntary, and group has its entity, and now social norms play an important role in groups. तो इस प्रकार से ग्रुप इज एन कंक्रीट ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से हमने इसका अध्ययन किया। और आज के लेक्चर में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आज का ये सोशोलॉजी का लेक्चर आपको कैसा लगा। मैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ ग्रुप्स के बारे में पढ़ा हूँ। सामाजिक समूह क्या होते हैं, सोशल ग्रुप्स। इसमें हमने समनर की द्विस्तरीय वर्गीकरण में इन ग्रुप और आउट ग्रुप्स के बारे में यहाँ तक चर्चा की है। अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कूले के बारे में चर्चा करेंगे, कूले का वर्गीकरण। उसके साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरे वीडियोस की शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं वीडियो डालूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक चैनल को देखें, वीडियोज़ को देखें। जो ज़रूरतमंद हो, जिन्हें सोशोलॉजी के एग्ज़ाम्स के लिए लेक्चर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत हो, उनको शेयर करें लेक्चर्स को, और साथ ही साथ लेक्चर्स पे बने रहें। अभी और भी विषय के काफ़ी रोचक लेक्चर्स आएंगे। अभी समाजशास्त्र के एग्ज़ाम्स होने की वजह से मैं समाजशास्त्र के लेक्चर ज़्यादा दे रहा हूँ। और इस प्रकार से आप लेक्चर्स को देखते रहें। और कोई भी लेक्चर मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही तो जम कर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्टेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, इसका लाभ लेते रहिए। जय हिंद।